आई रियली वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज थ्रू दिस वीडियो दैट प्लीज़ 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 पहले लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनका एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, उन्हें इंडिपेंडेंट कीजिए। आफ्टर दैट ओनली उनके मैरिज के बारे में सोचिए, बिकॉज मैरिज इज समवेयर अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ एंड नॉट इट शुड नॉट बी इन अ अर्लियर स्टेज। जॉब अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। आज है 24 जनवरी 2021, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी 2008 से बाल विकास मंत्रालय ने इस दिन की शुरुआत की थी। ये दिन आखिर 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या कानून कायदे हैं, इस बारे में नागपुर के जाने माने एडवोकेट रेणुका दमानी हमारे साथ है, ये आपको बताएंगे। आपका हार्दिक स्वागत है रेणुका जी। थैंक यू अब्दुल। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि 24 जनवरी का दिन क्यों चुना गया आखिर। सबसे पहले आप सभी को वेरी हैप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2021। अब्दुल, इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम चाइल्ड अवेयरनेस, जो भी चाइल्ड के साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ स्पेशली इनइक्वालिटीज़ हो रही है, उस रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करें। अब जैसे आपका सवाल था कि ये 24 जनवरी को ही क्यों चुना गया, तो 24 जनवरी को मिसेस गांधी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मिसेस इंदिरा गांधी ने 1966 में 24 जनवरी को अपनी प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली थी। इस वजह से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2008 में। 2021 का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का थीम है डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। अब चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है? नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब अगर हम 2014 और 15 का रेशो देखें हमारे देश का, तो 918 गर्ल्स थी पर 1000 बॉयज़ पे। पर जब से हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू किया है और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे स्टार्ट हुआ है, इस वजह से अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, गवर्नमेंट इसके लिए अवेयर हो गई है, बहुत सारे कैंप्स लगाए जाते हैं इस दिन पर। इस वजह से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। और अभी दैट इज़ इन 2019 एंड 20 द गर्ल चाइल्ड रेशो जो है वो 934 पर 1000 बॉयज़ हो गया है। तो देर इज़ अ क्वाइट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट। तो रेणुका दमानी जी ने जो अभी नंबर्स बताया हमें, 2014-15 में 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां हैं, और 2019-20 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 1000 लड़कों पे 934 लड़कियां। यानी कि ये नंबर्स जो है आप देख सकते हैं, कुछ सालों में थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर हुए हैं, लेकिन 1000 लड़कों पे 934 लड़कियों का होना इस बात का ये सबूत है कि कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या अभी भी इस वक्त जारी है। तो हम जानना चाहेंगे मैम कि कोई कानून है इसके रिगार्डिंग कि कोई अगर से सास ससुर या उसका खुद हस्बैंड अगर से उसे कहीं हॉस्पिटल में ले जाके कुछ डायग्नोस करवाए, चेकअप करवाए कि लड़का होने वाला है या लड़की। अब्दुल, इस पे हमारे लॉ में एक एक्ट बना हुआ है स्पेशली फॉर दिस पर्पस, दैट इज़ कॉल्ड PCPNDT एक्ट। मतलब प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। इट इज़ ऑफ 1994। इस एक्ट के तहत आप किसी भी प्री नाटाल का, फीटस का सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते। मतलब आप ये नहीं देख सकते कि वो मेल है या फीमेल है। अगर कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर या फिर कोई भी ऐसा करता है तो उसके इस एक्ट के अंडर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ये करना कम्प्लीटली बैन और प्रोहिबिटेड है इंडिया में। अगर से कोई ऐसा करता है तो वो महिला क्या किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वो पुलिस की हेल्प ले सकती है, कोर्ट की हेल्प ले सकती है, और उस डॉक्टर का इवन लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक एक्ट। अब आते हैं, मैं जिस मकसद से आपका इंटरव्यू आज लेने जा रहा हूँ, नागपुर शहर में हम अभी गौर कर रहे हैं कि 16-17 साल की लड़कियों की, देखा है मैंने पिछले 2 सालों से, मैं नोट कर रहा हूँ ये बात, 16-17 साल की एज में ही लड़कियों की शादियाँ हो रही है नागपुर में, और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जब 18-19 की भी नहीं हुई है तो लड़की प्रेग्नेंट। तो क्या इसके रिगार्डिंग कोई कानून कायदे? अब्दुल, जैसे हमने देखा है कि इंडिया में गर्ल चाइल्ड की मैरिज एज जो है ये 18 इयर्स है, और बॉयज़ के लिए ये 21 साल है, मतलब 21 इयर्स। अगर 18 और 21 से पहले कोई भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है या मैरिज में आता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, और ये प्रोविजंस हमारे
PCMA एक्ट में है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस एक्ट के अंडर लड़कियों की मैरिज एज 18 साल बताई है और लड़कों की मैरिज एज 21 साल बताई है। और इससे अगर पहले कोई मैरिज करता है या करवाता है, उन्हें 3 महीने तक की जेल हो सकती है। जो जो लड़कियां ये वीडियो देख रही है जिनकी एज अभी 16 साल 17 साल है और उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार अगर से शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हो उन्हें, तो मैं चाहूँगा कुछ मैसेज दें उन्हें कि जल्दी से शादी करना 16-17 साल की एज में, कम से कम एज में, नाबालिग एज में ही शादी करने, उसके नुकसान क्या है? बेसिकली आज हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर फोकस कर रहे हैं, तो टू ऑल द गर्ल्स ऑफ द कंट्री एंड इवन टू द बॉयज़ एंड द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज दैट 18 साल से पहले लड़कियों की शादी मत करवाइए। पहले उनका एजुकेशन कंप्लीट होने दीजिए, आफ्टर दैट उनको उनके पैरों पर खड़े होने दीजिए। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ताकि वो अपने डिसीजंस ले पाए, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए, अपनी लाइफ चॉइसेस ले पाए। बेसिकली उनको किस पार्टनर के साथ रहना है वो खुद को समझ पाए और अपनी चॉइस को समझ पाए, उसके बाद ही फ्यूचर में आगे बढ़ें। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अब्दुल, डिवोर्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन आफ्टर लॉकडाउन ये चीज़ बहुत रैम्पेंट हो गई है। पीपल नाउ डेज आर इजीली टेकिंग डिवोर्सेस। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे की अर्ली मैरिज हो जाती है, गर्ल चाइल्ड की, और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डिवोर्स की सिचुएशन, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो लड़कियाँ हैं ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है और जो मैरिज की क्रुएल्टीज़ है वो भी सफ़र नहीं कर पाती है। और ऐसे हालात में अगर उन्हें कोई बच्चा जन्म दे दिया उन्होंने किसी बच्चे को, तो बच्चे की भी जिम्मेदारी जो है वो इनिशियल 5 to 7 ईयर्स तो उनके माँ की हो जाती है। तो इसमें फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है और ये करना पड़ता है कि उस मैरिज क्रुएलिटीज़ को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि डिवोर्स देना ऑप्शन नहीं होता है। अगर वो डिवोर्स देती हैं तो उनकी और बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि वो इतना जल्दी अगर शादी कर रही हैं तो बट ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही है, उनका एजुकेशन छूट जा रहा है, वो कहीं जॉब नहीं कर पा रही है, वो कोई स्किल एक्वायर नहीं कर पा रही है। सो आई रियली वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज थ्रू दिस वीडियो दैट प्लीज़ 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 पहले लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनका एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, उन्हें इंडिपेंडेंट कीजिए। आफ्टर दैट ओनली उनके मैरिज के बारे में सोचिए, बिकॉज marriage is somewhere a later stage of life and not it should not be in an earlier stage. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। मान लीजिए लड़के की शादी हुई 16 साल में और किसी वजह से 17-18 की एज में लड़की को डिवोर्स नहीं दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया बस ऐसे ही, और हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। अब उस लड़की को, एक लड़का है या लड़की है, मान लो कोई बच्चा उसे हुआ, सो उसे क्या चाहिए? अभी दूसरी शादी करना चाहिए या फिर कहीं पे जॉब करके उस बच्चे के बड़ा हुए तक बिल्कुल उसका पालन पोषण खुद ही अकेले करे और अकेले ज़िंदगी बिताए? आपके हिसाब से क्या ठीक रहेंगे? उसे दूसरी शादी करना चाहिए, उससे डिवोर्स लेना चाहिए, नहीं चाहिए? देखिए अब्दुल, इसमें तो जो उन्हें डिवोर्स लेना है या दूसरी शादी करना है ये तो पर्सनल चॉइस होती है हर किसी की। पर सबसे पहली स्टेप जो इसमें लेना चाहिए कि आप अपनी ज़िम्मेदारी और बच्चे की ज़िम्मेदारी उठा पाएँ। तो आपको किसी तरह का जॉब या किसी तरह का काम करना पड़ेगा जिससे आपकी फाइनेंशियल गेन होंगी, ताकि उस बच्चे की आप अपब्रिंगिंग कर पाइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरा एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिल सकता, आई एम नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग एनीथिंग, तो फिर वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं, एवरी मंथ का मेंटेनेंस क्लेम, प्लस उस बच्चे का एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा भी वो ले सकते हैं मेंटेनेंस के थ्रू। मेंटेनेंस के बहुत सारे प्रोविजंस हैं लॉ में। वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड सिंपल इज CRP, अंडर सेक्शन CRPC 125। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो उस व्यक्ति को डिवोर्स देके और सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अब उनके लाइफ में मैरिज को लेके प्लान्स नहीं है और सिर्फ वो अपने बच्चे का और ख़ुद का अपब्रिंगिंग करके आगे रहना चाहते हैं। बट अगेन ऐसी सिचुएशन में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएंगी वो ये रहेंगी, द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग एंड योर वेलबींग, जिसके लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। अगर आप अर्न नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करें और कोर्ट आपको हर महीने का मेंटेनेंस ग्रांट करेगा, जो आपके हस्बैंड आपको पे करेंगे। फिर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।